Good morning, sir. Good Morning, sir. morning. Good morning, Vijay. Good morning, sir. Good morning, everyone. बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाना चैट बॉक्स में Okay, sir. एंड अपने माइक ऑफ कर लेना बेटा। अटेंडेंस में अपना नेम, क्लास एंड रोल नंबर बेटा। एंड प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। किसी का माइक ऑन नहीं रहना चाहिए बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। प्लीज बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाना चैट बॉक्स में, अपना नेम, क्लास एंड रोल नंबर। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, तो आई होप सबने हॉलीडेज एंजॉय किए होंगे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो हॉलीडेज एंजॉय किए बेटा सबने। Yes, sir. Yes, sir. और होमवर्क किया सबने? नो सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा आप अपने जितने भी बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है उसका एक पीडीएफ बना के मेरे नंबर पे सेंड कर दोगे बेटा। Yes, sir. ओके। Okay, sir. Okay, sir. तो जिन Okay, बच्चों ने sir. भी कंप्लीट नहीं किया है बेटा उनको 1 वीक का टाइम और दे रहा हूँ। ठीक है, 19th ऑफ जुलाई तक आप अपना हॉलीडे होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा जो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो तो अपना हॉलीडे होमवर्क आज शाम तक सेंड कर दो बेटा पीडीएफ बना के। जिन्होंने कंप्लीट Yes, sir. नहीं किया है, ठीक है बेटा, जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उन्हें 1 वीक का टाइम और दे रहा हूं, तो आप 19th ऑफ जुलाई तक अपना हॉलीडे होमवर्क सबमिट करोगे। ठीक है बेटा, और मेरे नंबर पे सेंड करना, ग्रुप में सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आपका नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, छुट्टियों में मैंने क्लासेस नहीं ली, इसी रीजन से नहीं ली कि मैं बच्चे छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बट अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आपका पीरियोडिक टेस्ट भी आई थिंक या तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी की होगी आपने छुट्टियों में। तो आपका पैटर्न जो है, आपने सुना होगा सीबीएसई ने आपका टर्म 1 टर्म 2 करके 2 चीज पैटर्न्स में बना दिया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 50% सिलेबस एक टर्म में और 50% सिलेबस एक टर्म में आएगा। ठीक है बेटा, तो उसका आप ध्यान रखना कि 50% ऑफ कौन सा सिलेबस होगा वो हमें नहीं पता, वो सीबीएसई अभी डिसाइड करके सिलेबस अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। ठीक है बेटा, तो जब वो सिलेबस अपलोड हो जाएगा तो तब हमें पता लगेगा कि सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो टर्म 1 और टर्म 2 में रखे हुए हैं। तो आपके बेसिकली अब टोटल 5 टेस्ट होंगे प्लस प्री बोर्ड्स होंगे, कि आपका जो टर्म 1 पीरियोडिक टेस्ट 1, ठीक है बेटा, पहले होगा, उसके बाद होगा पीरियोडिक टेस्ट 2, देन आफ्टर आपका टर्म 1 एग्जाम होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका टर्म 2 होगा। तो ये इनकी जो Sir, जो periodic test sir वो स्कूल में होंगे। पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में हो या ऑनलाइन हो, जैसे भी हो, वो डिसीजन होगा कि कंडीशंस कैसी रहती हैं। जैसे अभी दोबारा कोविड केसेस राइज होना स्टार्ट हो गया महाराष्ट्र और केरला में। ठीक है बेटा, तो माइट बी थर्ड वेव जैसे कहा जा रहा है कि अगस्त में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि केरला और महाराष्ट्र में वापस से 15 से 20 हजार केस डेली के आ रहे हैं अब। तो अगर कंडीशंस नॉर्मल रही बेटा तो स्कूल में ही सारे एग्जाम्स होंगे, और अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रही तो ऑनलाइन ही सारे एग्जाम्स होंगे। ठीक है, फिलहाल तो जो PT1 आपका होना है वो ऑनलाइन ही होगा, उसके 95% चांसेस हैं कि वो ऑनलाइन ही होगा। जो बात आपकी टर्म 1 और टर्म 2 की है, इसकी वेटेज सीबीएसई डिसाइड करेगा कि इसको कितनी कितनी वेटेज मिलनी है। ठीक है बेटा, ये वेटेज सीबीएसई डिसाइड करेगा। ठीक है,
पीरियोडिक टेस्ट तीनों की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की रहेगी, जैसा आपका 9th में रहता था। इसमें कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है कि इन तीनों पीरियोडिक टेस्ट की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की है, प्लस 5 मार्क्स जो रहेंगे बेटा आपके, वो आपके नोटबुक्स के रहेंगे। ठीक है बेटा, प्लस 5 मार्क्स आपके मल्टीपल असेसमेंट के। ठीक है बेटा, और 5 मार्क्स आपके रहेंगे लैब मैनुअल के। जो भी एक्टिविटीज आपको दी थी, अगर आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है तो वो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक्टिविटीज के पीडीएफ मैंने भेजे थे, आप वहां पे चेक कर सकते थे कि वो एक्टिविटीज कैसे होनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका अब वेटेज सिस्टम रहेगा। टर्म 1 में 50% सिलेबस, जिसमें आपके एमसीक्यूज, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 2 आवर्स का। ये आपने स्कूल में ही, अगर कंडीशंस नॉर्मल रही तो स्कूल में आके देना है, और अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रही तो ये भी एमसीक्यूज फॉर्म में ही होगा। बात समझ में आई बेटा? कि टर्म 1 तो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, केस स्टडी क्वेश्चंस। टर्म 2 जो आपका है, ठीक है बेटा, टर्म 2 में आपके सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, वो कब होंगे? अगर जो कंडीशंस है उस टाइम पे, कोविड कंडीशंस अगर नॉर्मल रहेंगी, वहां पे ज्यादा कोविड केसेस नहीं होंगे, इन दैट केस बेटा। रचित सिंह, सॉरी सर। ओके बेटा, तो एमसीक्यूज जो हैं, अगर वो नॉर्मल कंडीशंस रही तो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, और अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रही तो फिर वापस आपका एमसीक्यूज फॉर्म में ही पेपर होगा। और ये पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होगा बेटा, ये 90 मिनट्स का होगा टर्म 1 का। और टर्म 2 का जो पेपर होना है, हाँ जी बेटा, सर वो 2 आवर्स का होगा नीचे वाला ऑब्जेक्टिव वाला। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव, जो टर्म 2 का पेपर है वो 2 आवर्स का होगा, अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं। अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं है तो ये भी 90 मिनट्स का ही होगा। ठीक है बेटा, और अगर पेपर होंगे कब? ये एक जो टर्म 1 है बेटा, ये नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग में होगा, और टर्म 2 आपका मार्च एंडिंग में होगा। ठीक है बेटा, टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में प्रिस्क्राइब्ड है, नवंबर या दिसंबर में होगा, नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग में, और टर्म 2 आपका मार्च में होगा। मतलब आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जैसे इस साल कहा गया कि मई में पेपर होंगे या जुलाई में पेपर होंगे, ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, मार्च में ही पेपर होंगे। ठीक है बेटा, और अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रही तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा। वो सॉफ्टवेयर सीबीएसई तैयार करेगा कि ऑनलाइन कैसे पेपर्स कंडक्ट कराने हैं, तो आपने प्रिपेयर करना है। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी एक भी टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की अगर इक्वल वेटेज है तो किसी एक भी टर्म में आप कम परफॉर्म कर रहे हो तो योर मार्क्स विल गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि आप उसको कवर नहीं कर पाओगे दूसरे पे उसमें टर्म में। तो आपको दोनों टर्म्स में बराबर वे में, इक्वल वे में मेहनत करनी है, 50-50% सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेस्ट वाले कब होंगे? पीरियोडिक टेस्ट बेटा, अभी आपके पास डेट शीट आ जाएगी विद इन द स्पैन ऑफ 1 वीक, 19 या 20 जुलाई तक आपके पास डेट शीट आ जाएगी कि आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 कब होना है। पीरियोडिक टेस्ट 2 जो है वो सितंबर में प्लान होता है बेटा, और पीरियोडिक टेस्ट 3 जो होता है ये जनवरी में होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आई होप ये पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया है बेटा सबको। बाकी आपका जो सिलेबस है कि कितने चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आने और कितने चैप्टर्स टर्म 2 में आने हैं, वो अभी सीबीएसई डिसाइड करेगा, और जुलाई एंडिंग तक वो सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वो सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, जिसका नाम है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है? Calculation. Calculation. The constant between the two numbers. कांस्टेंट बिटवीन द टू नंबर्स। ओके बेटा, और कोई आइडिया किसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? और कोई आइडिया बेटा किसी को? सर जिन नंबर्स के बीच में equal difference हो। Dealing with sign. कि अरिथमेटिक का मतलब है जहां पे आप नंबर्स के साथ डील करते हो। किसके साथ डील करते हो बेटा? नंबर्स के साथ। चाहे आप नंबर्स को प्लस कर रहे हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है बेटा, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द नंबर्स, ठीक है बेटा, तो वहां पे आप अरिथमेटिक की, मैथमेटिक्स की अरिथमेटिक ब्रांच और एल्जेब्रा ब्रांच, एल्जेब्रा जहां पे आप वेरिएबल्स के साथ डील करते हो, एक्स वाई जेड के साथ डील करते हो, उसको एल्जेब्रा कहते हो। ठीक है बेटा,
और जहां पे आप नंबर्स के साथ डील करते हो उसे आप अरिथमेटिक कहते हो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप कोई भी चीज, जैसे आपके रोल नंबर स्टार्ट किए जाते हैं तो कहां से स्टार्ट किए जाते हैं? सर 1 से। वन से। ओके, रोल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट किए जाते हैं बेटा। और 1 के बाद 3 रोल नंबर दिया जाता है या 2 रोल नंबर दिया जाता है? 2 तो आपका एक सीक्वेंस फॉलो होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपकी एक लिस्ट बनती है, रोल नंबर्स की लिस्ट बनती है। इसी तरह से आपके क्लासेस की लिस्ट बनती है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। इस तरह से आपके पास एक लिस्ट बनती है। तो जब आपके पास नंबर्स की एक लिस्ट बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सीक्वेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखना बेटा सीक्वेंस, और ब्रैकेट में लिखना लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लेना बेटा अभी अपने सारे। फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा सीक्वेंस, और ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ नंबर्स। टॉपिक है क्या कह रहे हो बेटा? सर, ये फर्स्ट टॉपिक। हाँ, ये फर्स्ट टॉपिक है बेटा, सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स a list of numbers arranged in a definite order, arranged in a definite order ठीक है बेटा, arranged in a definite order according to some definite rule, according to some definite rule। कि जब आप किन्हीं नंबर्स की लिस्ट को एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो, जैसे मैंने यहां पे अरेंज किया 3 देन 7 देन 10 देन 15 देन 18, तो मैंने यहाँ पे कोई रूल फॉलो किया है इस नंबर ऑफ लिस्ट को अरेंज करने के लिए? नो सर। कोई रूल फॉलो नहीं किया है। सर 2 डिजिट का गैप। 2 डिजिट का गैप कहाँ पे है? सर 3 डिजिट का भी है। ठीक है नहीं हुआ बेटा, रूल। अब यहाँ पे जो मैंने रूल फॉलो किया है कि मैंने नंबर्स को कौन से ऑर्डर में अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, कौन से ऑर्डर में अरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर में। कि यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ है कि जब भी हम कोई भी नंबर, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं तो देयर विल डेफिनेटली वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न, ए रूल, जहां पे हमें रूल नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा रूल है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये मेरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर मैं ये नंबर्स लिख रहा हूं, अब मैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूं? असेंडिंग ऑर्डर। और कोई रूल फॉलो किया मैंने इनको लिखने के लिए? सर 2 का गैप। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली कौन से नंबर्स लिखे मैंने? ऑड नंबर। ठीक है बेटा, ये बेसिकली कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने समझनी है कि जब हम किन्हीं लिस्ट ऑफ नंबर्स को एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो दैट डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जो लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सीक्वेंस। उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। बट हमने सीक्वेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमने किसके बारे में पढ़ना है? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन वर्ड से क्या समझ में आता है बेटा? जैसे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है ना, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट प्रोग्रेशन वर्ड? सर एडवांस करना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। तो प्रोग्रेस का मतलब होता है एडवांस करना। तो जब आप एक नंबर के पैटर्न को, एक नंबर के सीक्वेंस को
एक कोई पैटर्न दे देते हो, जैसे आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ये सिलेबस पढ़ना है 9th में, ये सिलेबस पढ़ना है 10th में, तो आपको एक डेफिनेट पैटर्न दिया जाता है पढ़ने के लिए। उसी तरह से जब हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को एक डेफिनेट पैटर्न दे देते हैं, जैसे इस केस में मैंने एक डेफिनेट पैटर्न दिया कि हर नंबर में कितने कितने ऐड हो रहे हैं, +2, बट यहां पे मेरे पास डेफिनेट पैटर्न नहीं था। ठीक है बेटा, यहां पे मैं डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। तो जब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उस डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करने पे उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। तो राइट डाउन द सीक्वेंसेस, the sequences whose terms always follows certain pattern are called progressions, are called progression। ठीक है बेटा, जैसे मैंने एक प्रोग्रेशन लिखी x² x³ x⁴ x⁴5, तो क्या ये प्रोग्रेशन है बेटा? यस सर। हाँ, क्यों Yes, प्रोग्रेशन है? क्योंकि जो पावर है वो +1 इंक्रीज करता जा रहा हूं हर टर्म में। जैसे x⁴5 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x⁴6, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x⁴7, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x⁴8। तो ये भी एक प्रोग्रेशन है कि यहाँ पे हम पावर्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली 1 पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ सर्टन पैटर्न, आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न टू राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, कि जैसे x⁴8 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी वो आपको पता है, दैट विल बी x⁴9, क्योंकि आपको पैटर्न पता है। तो जब आपको पैटर्न पता होता है और तो आप कोई भी सीक्वेंस को लिख सकते हो, उसकी नेक्स्ट टर्म्स को लिख सकते हो, तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, आप नंबर भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, बट जब आप सिर्फ नंबर्स यूज करते हो किसी भी प्रोग्रेशन को लिखने के लिए, आप नंबर्स के अलावा और कोई चीज यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, when you are using only numbers to write a progression, in that case that progression is known as arithmetic progression because we are dealing with only numbers। ठीक है, अरिथमेटिक में जहां पे हम नंबर्स को यूज करके प्रोग्रेशंस बनाते हैं, सीक्वेंसेस लिखते हैं, उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे इस केस पे हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें नंबर्स यूज नहीं किए हमने प्रोग्रेशन लिखने के लिए, हमने वेरिएबल को यूज किया। तो ये एक सिंपल प्रोग्रेशन है। बट जब हम सिर्फ नंबर्स को यूज करेंगे प्रोग्रेशन लिखने के लिए, वी आर यूजिंग ओनली नंबर्स टू राइट डाउन द प्रोग्रेशन, इन दैट केस दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे आपके पास आ गया, अच्छा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन लिखाने से पहले एक चीज लिख लेना कि आपके पास जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, बट जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो प्रोग्रेशन नहीं होते। बात समझ में आई बेटा? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? यस सर। कि आपके Yes, पास sir. जितनी भी प्रोग्रेशंस होती हैं वो सारी सीक्वेंस होंगी, बट जितने भी सीक्वेंस होंगे वो प्रोग्रेशन नहीं होंगी, क्योंकि सभी सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो नहीं होता। हाँ, सीक्वेंस में रूल फॉलो होता है और प्रोग्रेशन में पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है बेटा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कि सीक्वेंस में आपका रूल फॉलो होता है और प्रोग्रेशन में पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है बेटा, नाउ राइट डाउन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर हाँ जी बेटा, फिर से रिपीट कर दोगे जो पहले बोले? बेटा मैंने ये कहा कि सीक्वेंस में आप रूल को फॉलो करते हो, कि जैसे मैंने ये एक सीक्वेंस लिखा 3 8 13 15 देन 19 देन 21,
तो ये मेरा सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक रूल फॉलो किया कि मैंने सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढने जाऊंगा, जैसे 21 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तू बता सकता है बेटा मुझे? 22 नहीं। 23 सर। अगर सर मैं कुछ भी 20 हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैटर्न नहीं पता, सिर्फ मुझे रूल पता है कि वो टर्म 21 से बड़ी होगी। बट अब अगर मैं एक पैटर्न फॉलो करूं, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर नेक्स्ट टर्म 13 होगी। 13। इसके बाद 13। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 15 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न का 15। पता लग गया है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं सर, +2 नंबर ऐड कर रहे हैं हर केस में, ठीक है बेटा। तो ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे आपका रूल फॉलो हो रहा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने नंबर्स को, आपको यहाँ पे पता नहीं है कि नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी। तो जब आप रूल के अकॉर्डिंग किसी नंबर्स को अरेंज करते हो तो वो सीक्वेंस होता है बेटा, और जब आप पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी नंबर लिस्ट को अरेंज करते हो तो वो प्रोग्रेशन होती है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके Yes, बेटा, sir. नेक्स्ट लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ब्रैकेट में लिख लेना बेटा एपी, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं एपी, हम बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते, ठीक है बेटा, वी आर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड एपी। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज AP. लिस्ट ऑफ नंबर List of numbers is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms, Terms. except the first term, ठीक है बेटा। कि आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें आपको नेक्स्ट टर्म पिछले नंबर में कोई नंबर ऐड करके मिलेगा, ठीक है। और इस फिक्स्ड टर्म को हम क्या कहते हैं? दिस फिक्स्ड टर्म is called the common difference। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका भी माइक ऑन है। इस फिक्स टर्म को हम कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे हम एक सीक्वेंस लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट टर्म मैंने खुद डिसाइड की कि 1 लिखना है। नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया? मैंने 1 में 2 को प्लस कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टर्म लिखनी थी तो मैंने पिछली टर्म में वापस 2 प्लस कर दिया। फिर जब नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मैंने वापस 2 पे ऐड कर दिया। फिर जब नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मैंने फिर से 2 ऐड कर दिया। अब 9 के बाद जब नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मैं 9 में कितना ऐड करूंगा बेटा? +2, ठीक है। इसी तरह से 11 के बाद जब मैंने नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मैं कितना ऐड करूंगा? +2, तो 13। इसी तरह से 13 के बाद नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मैं कितना ऐड करूंगा? +2। मतलब मुझे अगर नेक्स्ट टर्म चेक करनी है कि अगली टर्म क्या होगी तो मैं पिछली टर्म जो पीछे मैंने नंबर लिखा होगा उसमें एक फिक्स्ड नंबर, कि मैंने हर केस में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, मैंने अलग अलग नंबर्स ऐड नहीं किए। कि हर केस में मैंने कौन सा नंबर ऐड किया बेटा? +2। तो ये जो फिक्स्ड नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं सारे टर्म्स में, उस फिक्स्ड टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? डी से। यहाँ पे कोई डाउट बेटा? सर No, हम sir. 2 को
सर आपने 2 और सर जहाँ पे ये डिफरेंस है हम 3 ले सकते हैं। हाँ 3 भी ले सकता है बेटा, अगर 3 लोगे तो 3 ही लेके चलोगे, जैसे 1 4 7 देन 10 देन 13 देन 16। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 1 + 3 4, Yes, sir. 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। आप कोई भी नंबर ले सकते हो ऐड करने के लिए, बस आपने ध्यान इतना रखना है कि जो 2 नंबर आप ले रहे हो बेटा, जो भी आप नंबर ले रहे हो ऐड करने के लिए, वो नंबर फिर सेम रहना चाहिए, फिर आप उसको चेंज नहीं करोगे। कि अगर आप +2 लेके चल रहे हो तो इट विल बी +2 फॉर एवरी केस, अगर आप +3 लेके चल रहे हो तो इट विल बी +3 फॉर एवरी केस। ठीक है बेटा, अगर आप +4 लेके चल रहे हो तो हर केस में वो +4 होना चाहिए, अगर आप -2 लेके चल रहे हो तो हर केस में वो -2 होना चाहिए। जैसे हम लेके चल रहे हैं, मैंने सीक्वेंस लिखा बेटा 20, देन मैंने लिखा 16, देन 12, देन आपके पास आ गया 8, देन आ गया 4 और देन आ गया 0। अब ये भी मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर केस में मैंने कितना ऐड किया है, -4। -4। हर केस में कितना ऐड किया है, -4। बात समझ में आई बेटा? कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जरूरी नहीं है कि आप हर बार पॉजिटिव नंबर्स ही ऐड करते जा रहे हो, आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर मैं ये सीक्वेंस लिख रहा हूं तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस और नो? +0। Yes, यस, sir. ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि हर केस में मैंने कितना नंबर ऐड किया, 0। So 0. ठीक है बेटा, तो हर केस में मैंने 0 ऐड किया है। तो इट मींस जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, जो नंबर्स मैं ऐड करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। बात समझ में आई बेटा? इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी 0, इट विल बी पॉजिटिव। तो राइट डाउन द कॉमन डिफरेंस, the common difference can be positive, can be positive, negative और 0। कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। No, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखना जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आरुषि, देविंदर सिंह, क्या बात है बेटा? है देविंदर सिंह? आवाज आ रही है बेटा अब? बदतमीजी करने के लिए क्लास ज्वाइन करता है बेटा? ओके बेटा, तो जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी में कि एपी को जर्नल वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा इसकी, फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू A1, और A1 को हम किसके इक्वल मानते हैं? A के इक्वल। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म A1 की फॉर्म में लिखी जाती है और दैट विल बी इक्वल टू A। जो आपकी सेकेंड टर्म होती है वो आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिलेगा। ठीक है बेटा, कि कॉमन डिफरेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। तो A1 A2 इसी तरह से A3। A3 में क्या मतलब है कि A3 में आपने A+2D। सेकेंड टर्म में आपने D को ऐड करना है। तो सेकेंड टर्म है बेटा आपके पास A+D, इसमें आपने फर्दर D को ऐड करना है। तो A3 आपके पास बन जाती है A+2D। इसी तरह से A4 जो होगा बेटा, इस केस में क्या बनेगा? आपने थर्ड टर्म में एक और D ऐड करना है। A+3D। तो थर्ड टर्म में जब आप वापस D ऐड करोगे तो यू विल गेट A+3D।
3D, where A is your first term and D is your common difference. ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर आपने A5 लिखना है तो आप फोर्थ टर्म में वापस D ऐड करोगे। तो फोर्थ टर्म थी बेटा आपके पास A + 3D और इसमें एक और D ऐड किया था आपने, तो यू विल गेट A + 4D। इसी तरह से A6 दैट विल बी इक्वल टू A + 5D। इसी तरह से A7 किसके इक्वल होगा बेटा? A plus 6D. A + 6D। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है किसी भी एपी की, कि फर्स्ट टर्म मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट टर्म जो है वो A के इक्वल होगी, उसके बाद मैंने कॉमन डिफरेंस मान लिया कि कॉमन डिफरेंस D होगा, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो यू विल गेट A + D ललित दीगरा। ओके बेटा, तो फर्स्ट टर्म हम खुद डिसाइड करते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, बाकी सारी टर्म्स में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हो। तो फर्स्ट टर्म हमने डिसाइड कर ली A, सेकंड टर्म मिल गई बेटा आपको A + D, थर्ड टर्म आपको मिल जाएगी A + D + D। ठीक है बेटा, तो दैट विल बी A + 2D। इसी तरह से फोर्थ टर्म आपको मिल जाएगी A + 2D + D, दैट विल बी इक्वल टू A + 3D। कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे। तो इस तरीके से बेटा आपकी जर्नल फॉर्म बनती जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो दैट इज नोन एज जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज लिखना फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अंश बेटा माइक ऑफ कर दे अपना। फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? सर लिमिटेड। लिमिटेड, कि जहां पे आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट एपी मतलब जहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं है, आप उनको पूरी तरह से काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट एपी में आप लिखोगे बेटा इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, कि अगर वो काउंटेबल है, कि आप काउंट कर सकते हो कि उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, तो देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इन एन एपी, then it is called finite AP। ठीक है बेटा, अदरवाइज इसे हम कौन सी एपी बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। अदरवाइज it is called an इनफाइनाइट एपी। ठीक है बेटा, कि फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब कि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आप 2 के मल्टीपल्स ढूंढो 1 और 100 के बीच में। ठीक है बेटा, तो आप वो मल्टीपल्स काउंट कर सकते हो कि 1 और 100 के बीच में 2 के कितने मल्टीपल्स आएंगे। तो आपको पता है वो 50 के आसपास आएंगे, कि आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2, 4, 6, 8 और अप टू 100 तक आपने मल्टीपल्स काउंट करने हैं। तो यू कैन काउंट दीज टर्म्स ऑफ एन एपी। बट अब मैं आपसे कहूं कि आप 2 के मल्टीपल्स फाइंड करते जाओ, काउंट करोड़ तक या बिलियंस तक या मिलियंस तक, तो वहां पे आपके लिए वो चीज काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे आप उस चीज को काउंट नहीं कर पाओगे। कि मैं कह रहा हूं कि आप 2 के मल्टीपल्स फाइंड करो जब तक नंबर्स चलते जा रहे हैं, तो वहां पे आप अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, टर्म्स को काउंट नहीं कर पाओगे। बट अगर मैंने उसको लिमिटेड कर दिया कि आपने 1 से 100 के बीच में मल्टीपल्स ढूंढने हैं, तो यू कैन काउंट दीज नंबर्स। तो अगर आप काउंट कर पा रहे हो तो दैट विल बी योर फाइनाइट एपी, और अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो बेटा तो दैट विल बी योर एन इनफाइनाइट एपी। कोई डाउट बेटा इन टॉपिक्स में? No, sir. No, sir.
ठीक है बेटा, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो मैंने कल आपको वीडियो भी सेंड किया था। आई होप आप सबने नहीं देखा होगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, आई नो दैट बेटा, यू आर वेरी गुड इन दैट। तो ये वीडियो पार्ट आपका जो आपका कॉन्सेप्ट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर दिया है। कल हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे बेटा। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। और कल भी आपकी क्लास 8:30 8:40 के अराउंड स्टार्ट होगी, क्योंकि 16 जुलाई तक हमारी वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप बेटा 9:30 पे होनी होती है, तो इस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो क्लास मैंने थोड़ी अर्ली कर दी है। कल मुझे थोड़ा लेट पता लगा कि वर्कशॉप है 9 o'clock, अदरवाइज कल भी क्लास हो जाती। बट योर क्लास विल बी एट 8:30। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, उठने की कोई प्रॉब्लम रहती है तो पहले बता दो। सारे बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हो? Yes, sir. ओके बेटा, देन Yes. टेक केयर। कल 8:30 पे आपकी क्लास होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड यू कैन लीव द क्लास बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके बेटा, यू कैन लीव। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बेटा, यू कैन लीव द क्लास।